हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड इस टर्म की यूजेस की। एंड आज हम इस सेशन में जो अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। जो अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है इसका मीनिंग क्या है? जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है, आफ्टर दैट गल्फ वॉर है वो खत्म हो जाती है, जिसके साथ ही यूएसए की हेजेमनी है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, जिसको हम आज के टाइम में अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर का नेम देते हैं। तो जो अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है इसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं? तो फर्स्ट वन इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन हेजेमनी। जब अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर होता है इसमें क्या होते हैं? जो अमेरिका है, यूएसए है, इसकी हेजेमनी हर एक फील्ड में इस्टेब्लिश हो जाती है। मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक सेक्टर में ऐसा लगता है कि यूएसए है वो ही सुप्रीम है। ओनली एंड ओनली एक ही सुपर पावर रह जाती है, वो है अमेरिका। जब अमेरिका की हेजेमनी इस्टेब्लिश होती है इसको हम नेम देते हैं अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अब सुपर पावर के नाम पर हमारे पास एक ही पोलर रह जाता है, यूनिपोलर, दैट इज द यूएसए। जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करते हैं इसमें 1990 से लेकर 2000 तक के टाइम पीरियड को हम यूनिपोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं और इसमें यूएसए है, इसकी हेजेमनी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में यूएसए की हेजेमनी है वो इस्टेब्लिश हो गई। एंड नंबर 2, सेट बैक टू द सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर का मीनिंग था कि जो दो ब्लॉक हैं जे दोनों इक्वली पावरफुल थे, इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी। तो एक साइड था यूएसए ब्लॉक एंड इसके ओपोनेंट कौन था? यूएसएसआर ब्लॉक। तो इस तरह ये दोनों ब्लॉक क्या करते, इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया हुआ था। जितना यूएसए पावरफुल था उतना ही यूएसएसआर पावरफुल था। इस तरह बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन थी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर नहीं हो रही थी। लेकिन जब यूएसएसआर ब्लॉक है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जब 1990 में कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है, 91 में यूएसएसआर ब्लॉक है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके बाद पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस में एक ही ब्लॉक बचता है, वो क्या था? यूएसए ब्लॉक। तो इस तरह जब नया वर्ल्ड ऑर्डर अमर्ज होता है इसमें बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम है, इसको बहुत ही बड़ा सेटबैक लगता है। नंबर 3, ओनली वन मिलिट्री अलायंस, दैट इज द नाटो। जब कोल्ड वॉर का पीरियड था इस कोल्ड वॉर के पीरियड में मिलिट्री अलायंस बनाए जाते हैं। यूएसए है वो कौन सा अलायंस बनाती है? नाटो का। एंड जो यूएसएसआर ब्लॉक है ये कौन सा बनाता है? वार्सा पैक्ट बनाता है। जब 91 में यूएसएसआर है वो ही डिसइंटीग्रेट हो गया तो इसके साथ ही वार्सो पैक्ट है ये भी खत्म हो जाता है। अब मिलिट्री अलायंस कितना रह गया? ओनली नाटो रह गया, एक ही मिलिट्री अलायंस, वो भी किसका? यूएसए का मिलिट्री अलायंस। जिसका मिलिट्री अलायंस है जिसमें डिफरेंट पावरफुल कंट्री की मिलिट्री है, वही क्या बनेगी? सुपर पावर बनेगी। इसीलिए यूएसए क्या करता है, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमर्ज हो जाता है जिसने पूरी नेचर को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चेंज कर रख दिया। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की जो क्रेडिबिलिटी है इसको यूएसए ने डिक्लाइन कर दिया। इसका मीनिंग क्या है? जब इराक पर वॉर की जाती है, अफगानिस्तान पर अटैक किया जाता है, उस टाइम यूएनओ है वो परमिशन नहीं देता। विदाउट इट्स अप्रूवल यूएनओ इराक पर अटैक कर देता है। गल्फ वॉर में फॉर्मल वे से एक बार परमिशन ली जाती है लेकिन नेक्स्ट टाइम तो कोई अप्रूवल भी नहीं ली जाती। इस तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके रिगार्डिंग जो क्रिटिसाइजर हैं वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए ने हाईजैक कर लिया था। तो जो यूएनओ है यूएसए की पपेट बनकर रह गया। यूनाइटेड नेशन है वो क्या काम करता था? यूएसए उसको ऑर्डर देता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ है एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए भी
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की तरफ ही देखता था। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्रेडिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। आने वाले टाइम में जो हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और अगर हम इसकी क्रेडिबिलिटी को आने वाले टाइम में इंप्रूव नहीं करेंगे तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो इसके एम है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए डिमांड की जाती है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, इसके काम है ट्रांसपेरेंट किए जाएं, इसको दोबारा से सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी मेंबरशिप को इंक्रीज करना चाहिए। तो बहुत सी डिमांड होती हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को डेमोक्रेटिक बनाने का काम किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी के लिए जो वहां के सेक्रेटरी थे कोफी अनान वो ही डिमांड करते हैं यूनाइटेड नेशन को रिस्ट्रक्चरिंग की। नेक्स्ट इज अमेरिकन डोमिनेंस ओवर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो हमने वर्ल्ड वॉर सेकंड के कंप्लीट होने के बाद आईएमएफ एंड आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसके लिए इस्टेब्लिश किया था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिवोस्टेड इकोनॉमी थी उनको रिवाइव करने के लिए ये बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, जो लॉन्ग टर्म फंड देता था जिसकी फंडिंग बहुत ज्यादा होती थी, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होती थी, जिसको आज हम वर्ल्ड बैंक है ये भी कहते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इन पर कंट्रोल किसका था? अमेरिका का ही था। जो अमेरिका की हामी हाँ मिलाती थी उनको बहुत ज्यादा ग्रांट दी जाती थी, बहुत ज्यादा लोन दिया जाता था, लेकिन जो अमेरिका के अगेंस्ट चलती थी, जो अमेरिका की हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करती थी, उनको लोन नहीं मिलता था। इस तरह आईएमएफ पर जो वर्ल्ड बैंक है इस पर भी हेजेमनी क्रिएट हो जाती है अमेरिका की। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है पहले गैट के राउंड चलते हैं, गैट के राउंड के बाद 1 जनवरी 1995 को फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है इसमें हम इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक ट्रेड है इसको प्रमोट करते हैं। फ्री ट्रेड होना चाहिए, जो ट्रेड बैरियर्स हैं इनको कम करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जे काम करती है, एंड इसके थ्रू जे कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल में हम ग्लोबलाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश करेंगे। आज के टाइम में WTO के अंडर 98% वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, इसलिए WTO की इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो बहुत ही बड़ी फीचर्स बन जाती हैं इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को चेंज कर रख दिया। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब मींस हाँ पूरा का पूरा ग्लोब क्या बन गया? एक विलेज बन गया जिसमें फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज फ्री फ्लो करेंगे। ऐसी ग्लोबलाइज्ड हम इकोनॉमी बनाना स्टार्ट कर दिया जिसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी वो भी किसी भी कंट्री में जाते थे, वो ट्रेड कर सकते थे, पूरे वर्ल्ड को ग्लोब बना रहे थे, एक छोटा सा विलेज बना रहे थे। जिस तरह ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होता है कल्चर टाइज है वो इंक्रीज होगी, और इसके साथ ही यूएसए की हेजेमनी है वो इंक्रीज हो जाती है। जितनी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थे या फिर जो भी प्रोडक्ट था यूएसए का पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है, तो ग्लोबलाइजेशन होती है। लिबरलाइजेशन, जिसको हम फ्री ट्रेड का नेम देते हैं कि अब हम पूरी इकोनॉमी को ओपन कर देंगे, फ्री ट्रेड होगा, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी कंट्री से कहीं भी गुड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होंगे उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं इनको एक बार बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। तो फ्री ट्रेड जो कैपिटलिज्म की फीचर है, जो अमेरिका की आइडियोलॉजी थी, ये स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब एक ही
कंट्री है जिसकी पूरे वर्ल्ड में हेजमनी है। अगर एक कंट्री की हेजमनी है, उसकी आइडियोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड में ही सेपरेट होगी, तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जाता है। इंडिया है, इंडिया ने भी 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसको हम एलपीजी मॉडल के थ्रू जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके थ्रू हमने अपनी इकोनॉमी में यू टर्न लिया था। तो हर एक कंट्री क्या करी थी, अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करी थी, अपने आप को डेवलप करने के लिए। जो यूएसए के मॉडल थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इसको अडॉप्ट करी थी। एंड प्राइवेटाइजेशन मीनिंग अब प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करेगा। प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर था, वो काम करता था। जितनी भी प्रोडक्शन होती थी उसमें मेजर पोर्शन किसका होता था, पब्लिक सेक्टर का होता था। लेकिन अब सब कुछ क्या किया जाने लगा, प्राइवेटाइज किया जाने लगा। तो इसके साथ कुछ बेनिफिट्स भी आते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन सब के थे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के, जिसके थ्रू जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसकी सिचुएशन है, इसकी नेचर है, टोटली चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट इज डोमिनेंट रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम एमएनसीज कहते हैं। एमएनसीज ने क्या कर दिया, एमएनसीज ने भी वर्ल्ड के ऑर्डर है इसको चेंज कर दिया। जो मेजर पोर्शन एमएनसीज का था वो किसका था, अमेरिका की ही कंपनी थी, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी। तो इनका डोमिनेंट रोल होता है। ये क्या करती हैं, जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं इनमें जाकर ट्रेड करती हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। वहां के नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है। वहां की लेबर है बहुत ही सस्ती रेट पर मिल जाती है, उनको हायर करती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सस्ती लेबर मिल रही है, उनके नेचुरल रिसोर्सेस मिल रहे हैं, और जो प्रॉफिट हो रहा है जे अपने घर अमेरिका वापस लेकर चली जाती हैं। तो इस तरह डेवलपिंग कंट्री को कुछ नुकसान भी हो रहा था। लेकिन वर्ल्ड का ऑर्डर है जे तो टाइम के साथ चेंज हो रहा था। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अब आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर कितना डेवलप हो चुका है। आप अपने घर पर बैठे हैं, घर पर बैठकर वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, ऐसा लगता है वर्ल्ड की न्यूज है सबसे पहले इंटरनेट के थ्रू हमको ही मिल गई है। गल्फ वॉर होती है, कितने बड़े बड़े वेपन से यूज किए गए थे, और इसको वीडियो गेम वॉर का नाम दिया जाता है, जिसमें अमेरिकन थे अपने कंप्यूटर पर बैठकर ही वॉर कर रहे थे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च की जाती है जिस पर हम मून पर जा रहे हैं। तो इतना कुछ चेंज हो रहा है। तो जो नया चीज, जो पॉजिटिव चेंज था, जिसमें हमने डेवलपमेंट की तरफ अपने स्टेप्स लिए थे, तो इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में फैलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, मीनिंग डेवलप्ड कंट्री है अब वो भी किसकी तरफ टिल्ट होने लगी, डेवलपिंग कंट्री की। उनका भी एक सेल्फिश मोटिव था। जो डेवलप्ड कंट्री थी इनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल थी, इनके पास अब डिमांड नहीं थी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी में जो बेसिक नीड्स थी वो फुलफिल हो चुकी थी। इनको एक मार्केट की रिक्वायरमेंट थी। वो मार्केट कौन थी, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो ये क्या करती थी, जो रिच कंट्रीज है अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाती हैं, वहां पर कहते हैं हम आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, मिलियंस बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, और इसके बदले इनको चीप लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेस है वो मिल जाते हैं। इनको डिमांड की जरूरत थी, इनको एक मार्केट मिल जाती है। तो इस तरह डेवलप्ड कंट्री है इनका भी बेनिफिट होता है, और डेवलपिंग कंट्री है इनकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। इन दोनों की इंटरडिपेंडेंस है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। आज के टाइम में हम आज भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज न्यू रोल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट कब चलाई गई थी, जब बाइपोलर सिस्टम था, यूएससी और यूएसएसआर किसी एक ब्लॉक को सिलेक्ट करना था,
तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मेंबर थे इंक्लूडेड इंडिया, वो क्या कहते हैं, हम किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगे। तो हम किसको सेपरेट कर रहे थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट को। जब 91 में एक ही ब्लॉक रह गया, वो कौन था, यूएसए। तो उसके बाद जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, नाम के रेलिवेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाते हैं। तब कहा जाता है कि हमको इसके न्यू रोल की सर्च करनी है, इसका रोल चेंज करना है। इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीज, 108 से भी ज्यादा कंट्रीज से इसका मेंबर है। तो इस तरह हमको नॉन अलाइंड मूवमेंट है, इसको भी पॉजिटिव एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज इन द एक्सट्रीम नेचर ऑफ कम्युनिज्म। आज के टाइम में कम्युनिज्म है, इसकी नेचर चेंज होगी। चाइना को हम कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं, लेकिन चाइना आज भी क्या है, लिबरल मार्केट इकोनॉमी बन चुका है। मीनिंग मार्केट इकोनॉमी, जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी, लिबरलाइज्ड पॉलिसी, इनको अडॉप्ट कर रहा है। आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो फ्री ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो कंट्रीज फ्री ट्रेड को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं, तो लिबरलाइज करना स्टार्ट हो गई है। तो कम्युनिज्म की नेचर चेंज होकर अब किसकी तरफ मोल्ड हो गई है, लिबरलाइजेशन, कैपिटलिज्म की तरफ स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मिलिट्री अलायंसेस थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अब इसके बाद क्या होते हैं, ब्रिक्स हैं, सार्क कंट्रीज हैं, G20, G7, उस टाइम G8 था, यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान कंट्रीज होगी। इस तरह के इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो इनकी पॉपुलैरिटी है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, वो क्या कहती हैं, हमको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की तरफ मूव करती हैं। तो उनके लिए जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी इंपॉर्टेंस रिड्यूस होकर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वैसे तो यूनाइटेड नेशन के अंडर 1948 में UDHR है, इसके अंडर ह्यूमन राइट्स दिए गए थे, लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट्स हैं हर जगह वायलेट हो रहे थे। नेल्सन मंडेला हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की कि लोगों को ह्यूमन राइट्स हैं वो दिए जाए। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी तरफ देख रही थी, ह्यूमन राइट्स की तरफ देख रही थी कि वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कहीं भी लोग रहते हो, उनकी ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज इशू ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ऑर्डर है जी चेंज हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल्स आते हैं, इसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है। तो अब हमारे एफर्ट्स है, जो प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम में 2 डिग्री टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, हम इसको कम करना चाहते हैं, अदरवाइज ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी नई प्रॉब्लम है, तो इसकी तरफ सबका ध्यान जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म है वो तो भी स्प्रेड होता है, टेररिज्म पूरे वर्ल्ड में फैलना स्टार्ट हो जाता है। यूएसए पर अटैक होता है, अदर कंट्रीज हैं इनमें टेररिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन है जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इकोनॉमिक मिलिट्री कोऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। इसकी कम्युनिटीज क्या करती हैं, आपस में मिलकर, जो 28 यूरोपियन कंट्रीज है इसकी मेंबर हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है, सर्विस है, इवन कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए आपको वीजा की भी जरूरत नहीं होती है। यूरो है एक कॉमन करेंसी है, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो इस तरह यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है, अदर कंट्रीज हैं वो भी इस इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाती हैं। और ये अब अनाउंस हो रहा है कि आने वाले टाइम में जो ब्रिक्स है वो भी एक अपनी नई करेंसी है वो इशू करेगा। तो जो चेंजेस हैं ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में आते हैं, और अब भी रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं इन इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर।
जो आज के टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें यूएसए की हेजमनी है, इससे इस्टेब्लिश हुआ था। अब इसके साथ और चेंजेस आ गए, जैसे सबसे बड़ा चेंज आता है स्टेप्स टूवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। अब यूएसए की हेजमनी नहीं है, आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज हैं वो मल्टीपोलर सिस्टम में आ रही है। यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना, इंडिया भी एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर के रूप में सामने आ रही है। उसके भी साइड यूरोपियन यूनियन है, G7 है, G20 है, NAM है, बहुत सी रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में आ रहे हैं। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट क्या डिफाइन करती है कि आज के टाइम में एक ही सुपर पावर नहीं रहा है, जो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ G20 एज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रुप। अब G20 है, इसको 1999 में एस्टैब्लिश किया जाता है। इसके साथ ही क्या होते हैं, इसमें जो G20 के मेंबर्स है जिसकी वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3 पॉपुलेशन आती है, 80% वर्ल्ड की जो ग्लोबल वर्ल्ड प्रोडक्ट है इसके पास है, 75 इंटरनेशनल ट्रेड है G20 के थ्रू आता है। तो इतना बड़ा G20 ऑर्गेनाइजेशन है जी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो G20 ग्रुप है जी एक बहुत बड़ा चेंज है इन इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट इज राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स के थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स है, एनजीओस हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, अदर कॉर्पोरेशंस हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं, वो सभी नॉन स्टेट एक्टर्स में आ जाते हैं। तो इनमें चेंज हो रहा है, जे राइज कर रहे हैं और जे राइज क्या करते हैं, एक सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है। नेक्स्ट इज जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इन्होंने तो बहुत ज्यादा चेंजेस लाकर रख दी है। आज के टाइम में कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है। जो अथॉरिटेटिव रूल था जिसमें मोनार्की थी, इसको खत्म कर लिबरलाइज किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक रिजीम है, इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। जो डॉलर की हेजमनी है इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी कंट्री हैं जो अपनी करेंसी में ट्रेड करना प्रेफर करना स्टार्ट कर चुकी हैं। अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं, इंडिया भी अब अपनी इंडियन रुपए में ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। इससे यूएसए के डॉलर है इसको वीक बनाने की कोशिश स्टार्ट की जा रही है। ऑल्दो यूएसए का डॉलर बहुत मजबूत है, लेकिन आने वाले टाइम में यूएसए के ऊपर जो इसका डॉलर है इसके ऊपर डिपेंडेंस रिड्यूस की जा रही है। इस तरह जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है बहुत ज्यादा आ रही है। तो आज के टाइम में जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें चेंज आते जा रहे हैं। जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। विद दिस हमारा इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस